channel, that is Student Desk by TG, and today we are going to discuss about the anatomical approach. and before starting the video, please like, share and subscribe. Let's get started. हम बात करेंगे एनाटॉमिकल अप्रोच इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या एनाटॉमिकल अप्रोच जो है वो रखी गई। तो अगर हम बात करें एनाटॉमिकल अप्रोच की डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, तो बेटा इसमें 4 एस्पेक्ट से इसको जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि अगर आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए एक अप्रोच चाहिए कि असल में डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, तो उसके लिए 4 जो है उनको ब्रांचेस में डिवाइड किया गया कि अगर आप इन 4 ब्रांचेस में बायोलॉजी पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायो पढ़ते हैं, तो आप उसकी एक एनाटॉमिकल अप्रोच ले सकते हैं कि कैसे हमारी जो डेवलपमेंट है वो हुई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो रखी गई थी वो रखी गई थी हमारी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। अगर आप कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की अगर हम बात करें कि कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी क्या है, तो अगर हम बात करें कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की कि अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हो तो क्या क्या होता है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में। बेसिकली आप क्या पढ़ते हो, तो इसमें आप पढ़ते हो कि क्या क्या एनाटॉमिकल चेंजेस आए, एक इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या एनाटॉमिकल चेंजेस आए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। वो सब चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उस स्टडी को आप क्या बोलोगे, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी बोलोगे। कि जो भी एनाटॉमिकल चेंजेस आप पढ़ रहे हो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, उन एनाटॉमिकल चेंजेस को जब आप पढ़ते हो तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। दूसरा अगर हम बात करें कि दूसरा कौन सा एक्सपेक्ट था जो कि हमारा एनाटॉमिकल अप्रोच के लिए रखा गया, वो था हमारा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की कैसे कैसे इवोल्यूशनरी चेंजेस आए, कि कौन कौन से इवोल्यूशनरी चेंजेस आपको जो है वो देखने को मिले एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन। उसके लाइफ स्पैन में आपको कौन कौन से इवोल्यूशनरी चेंजेस जो है वो देखने को मिले कि वो उनके एंसेस्टर्स में था लेकिन आज जो है वो नहीं है, या ये उनके एंसेस्टर्स में ये चेंजेस जो है वो पॉसिबल थे, आज वो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप एंसेस्टर से रिलेट करके पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ये भी हमारे एनाटॉमिकल अप्रोच में रखा गया कि अगर आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी की एनाटॉमिकल अप्रोच चाहिए तो इस एस्पेक्ट को भी आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। देन थर्ड जो हमारा रखा गया वो रखा गया हमारा टेराटोलॉजी, कि अगर आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इन्फॉर्मेशन चाहिए कंप्लीट तो आपको टेराटोलॉजी पढ़नी होगी। अब टेराटोलॉजी क्या है बेटा, तो टेराटोलॉजी आपकी स्टडी ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स, कि बर्थ के टाइम पे आपके अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ना हम क्या कहलाते हैं, टेराटोलॉजी कहलाती है। कि बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में आप पढ़ रहे हो कि पैदा होने के टाइम पे बच्चे में कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं टेराटोलॉजी। उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टेराटोलॉजी बोलते हैं। देन लास्ट जो हमारी रखी गई कि लास्ट एक्सपेक्ट जो आपको पढ़ना है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में वो था हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि यानी कि आप बायो को पढ़ो इन द टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, कि आप जो भी अप्रोच दे रहे हो बायो की वो किस टर्म्स में दो, इन द टर्म्स ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ते हैं। इक्वेशंस के टर्म में अगर हम पढ़ रहे हैं बायो को तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो ये चारों एस्पेक्ट्स जो है वो आपके एक साथ रखे गए कि अगर ये चारों एस्पेक्ट्स आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ लेते हो तो आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बेटा एनाटॉमिकल अप्रोच हो जाएगी कि वो कैसे काम करती है, एक जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे काम करता है, वो कैसे बना। तो हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे कि हमारी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है, टेराटोलॉजी क्या है, या फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की। तो अगर हम बात करें कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इसको सबसे पहले किसने बात की थी, तो इसके बारे में सबसे पहले हमारे बात करी थी एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल जो है हमारे वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात की थी 4th सेंचुरी में, कि हाँ भाई इस टाइप की भी स्टडी कुछ जो है वो होती है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिफरेंट वेज में अलग अलग तरीके से एनिमल्स को जो है वो बॉर्न होते हुए देखा था। कि कुछ एनिमल जो है हमारे वो एग के थ्रू जो है वो बॉर्न होते हैं, कुछ जो है वो डायरेक्ट बर्थ लेते हैं। तो इन्होंने देखा कि हर किसी एनिमल का जो बॉर्न होने का तरीका है वो अलग है। कुछ जो है वो एग से बॉर्न हो रहे हैं, कुछ जो है वो लाइव बर्थ ले रहे हैं, कुछ जो है वो एग जो है वो बॉडी के अंदर ही जो है वो हैच हो रहा है, कुछ एग जो है वो बॉडी के बाहर हैच हो रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि डिफरेंट तरीका है, हर एक एनिमल जो है वो एक डिफरेंट तरीके से जो है वो ऑर्गेनिज्म को बॉर्न करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो 2 पैटर्न्स में इन्होंने क्या करा, 2 पैटर्न्स में जो है हमारी डिवीजन को, या जो हमारा बॉर्न होने का तरीका है उसको 2 पैटर्न्स में डिवाइड किया। एक था हमारा होलोब्लास्टिक, दूसरा था हमारा मीरोब्लास्टिक।
अब अगर हम बात करें कि होलोब्लास्टिक क्या होता है, तो इसमें क्या है बेटा, इस पैटर्न में क्या देखा गया कि अगर होलोब्लास्टिक डिवीजन आपको देखने को मिल रही है, होलोब्लास्टिक एम्ब्रियोलॉजी अगर आपको देखने को मिल रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा एंटायर एग, जो पूरा का पूरा एग है वो हमारा स्मॉल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा का पूरा क्या हो रहा है, आपका एग जो है वो स्मॉल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा फ्रॉग, कि पूरा एग जो है वो आपका स्मॉल सेल्स में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। वहीं हम मीरोब्लास्टिक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक छोटा सा पार्ट जो है हमारा एग का, वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। बाकी जितना भी पार्ट है आपका, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका क्या बन जाता है, यॉक बन जाता है। तो होलोब्लास्टिक में क्या है कि पूरा का पूरा एग जो है वो आपका स्मॉल सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि मीरोब्लास्टिक में क्या है कि एक छोटा सा पार्ट जो है वो आपका एम्ब्रियो बन रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है आपका, वो यॉक में कन्वर्ट हो जाता है और आपको वो एनर्जी देता है। और ये आपको किस में देखने को मिलता है, मीरोब्लास्टिक डिवीजन, ये आपको देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है बेटा चिक। तो ये दो पैटर्न जो है हमारे एरिस्टोटल ने दिए, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक, कि इन दो पैटर्न से जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है वो डिवाइड करते हैं। इवन एरिस्टोटल ही जो है हमारे वो सबसे पहले थे जिन्होंने हमारा प्लेसेंटा और यूम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन आइडेंटिफाई किया था, कि प्लेसेंटा और जो हमारा यूम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसका फंक्शन क्या है। एरिस्टोटल सबसे पहले थे उसको आइडेंटिफाई करने वाले कि भाई प्लेसेंटा और यूम्बिलिकल कॉर्ड का जो है वो फंक्शन क्या होता है। इसके बाद एरिस्टोटल के बाद हमारे और भी साइंटिस्ट आए, विलियम हार्वे आए। एरिस्टोटल के बाद आए हमारे विलियम हार्वे। 1651 में इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो सभी के सभी हमारे जो है वो एग से ओरिजिनेट होते हैं, चाहे वो बॉर्न एज अ एग ना हो, लेकिन ओरिजिनेट जो है वो सभी के सभी एग से ही होंगे। तो जो हमारे एरिस्टोटल थे उन्होंने ये कहा था कि कुछ जो हमारे वो एग से होते हैं, कुछ जो हमारे वो क्या कहते हैं बर्थ लेते हैं लिविंग। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हर एक जो है वो एग से ही पैदा होता है। लेकिन विलियम हार्वे जो थे उन्होंने 1651 में ये बात कही कि नहीं, चाहे मैमल्स भी हैं वो ओरिजिनेट तो एग से हो रहे हैं, भले ही उनका जो पैटर्न है पैदा होने का या बर्थ का वो जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओरिजिनेट जो है वो हमारे एग से ही हो रहे हैं। तो ये हमारा विलियम हार्वे ने कहा। हमारे एरिस्टोटल के स्टेटमेंट के जस्ट अपोजिट थी। एरिस्टोटल की स्टेटमेंट थी कि कुछ जो हमारे वो एग से बॉर्न होते हैं, कुछ जो हमारे वो लाइफ बर्थ लेते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि नहीं, सारे के सारे जो है हमारे वो एग से ही ओरिजिनेट होते हैं। भले ही उनका जो बर्थ है वो एग से हो सकता है या फिर लाइव हो सकता है, लेकिन ओरिजिनेट वो सारे के सारे एग से ही होंगे। तो इन्होंने कम्प्लीटली अगेंस्ट में जो है वो एरिस्टोटल के स्टेटमेंट दे दी थी। इवन हार्वे जो है वो सबसे पहले थे जिन्होंने ये बताया था कि जो हमारी चिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है हमारी वो ब्लास्टोडर्म के थ्रू होती है। ये सबसे पहले थे जिन्होंने ये बताया था कि चिक में हमारी जो है वो ब्लास्टोडर्म डेवलपमेंट भी जो है वो देखने को मिलती है। यही थे जिन्होंने नोटिस किया था कि हमारे जो ब्लड सेल हैं वो हार्ट से पहले बनते हैं, हार्ट बाद में बनता है। इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो हमारा एमनियोनिक फ्लूइड होता है, वो एज अ शॉक एब्जॉर्बर जो है वो काम करता है। ये भी हमारा किसने बताया था, हार्वे ने बताया था। उसके बाद जब हमारी माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट हुई तो एक और साइंटिस्ट है मार्सेलो मेल्फिगी 1672 में, जिन्होंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक नई अप्रोच दी। इन्होंने जो है वो चिक डेवलपमेंट की स्टडी करी, और इसके न्यूरल ग्रूव के बारे में बताया कि इनके अंदर कैसी जो हमारी वो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, कैसे जो है इनके अंदर आर्टरीज और वेन्स सर्कुलेट करती हैं हमारा ब्लड। तो ये जो है इन्होंने एक नई अप्रोच जो है वो दी थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है चिक डेवलपमेंट के बारे में पब्लिश किया था। तो ये था हमारा बेटा कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की, हमारी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजी की, कि हम इवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजी क्या है, टेरेटोलॉजी क्या है, वो जो हम वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।